Yes, dear students, welcome to the SS classes by शिषपाल सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक आएगा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर को अच्छे से नहीं समझा तो आगे बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत दिक्कत आने वाली है। और कोई बहुत बड़ी टॉप नहीं है ये कि समझ में ना आए। क्या है जी, आपने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया सेट ए का और दूसरा एलिमेंट लिया सेट बी का, तो देन जो आप ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हो, एक एलिमेंट सेट ए का और दूसरा एलिमेंट बी सेट बी का, आप ना इनको कोमा से सेपरेट कर दो और सिंपल ब्रैकेट में अंदर इसको क्लोज कर दो। दैट इज कॉल्ड ordered pair. That is called ordered pair of elements A and B। A और B एलिमेंट्स का ये क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया स्टूडेंट। यहां पर जो A है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट है आपका किसका, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी का। और जो बी है स्टूडेंट यहां पर, वो क्या है आपका, सेकंड एलिमेंट है किसका जी, ये सेकंड एलिमेंट भी आपका है जी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी। ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर। आइए तो स्टूडेंट अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे पहले तो आप दो सेट ले लो, ए कोमा बी, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। आपने दो सेट लिए, एक सेट ए और दूसरा सेट आपने क्या लिया, बी लिया। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना ए और बी का, उसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। इसको पढ़ा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। निकालते कैसे ये और सीख लो। जैसे कि आपने एक सेट लिया 1 2 और एक सेट बी लिया, उसमें एलिमेंट आपके 3 और 4। आप जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो हमें क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं। हाँ, यह सभी बात की थी मैंने ऑर्डर्ड पेयर की। कैसे, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ बनाएंगे, 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 1 और 4 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 2 का 3 के साथ 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 2 का 4 के साथ तो 2 4 का क्या हो गया यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, एक ए क्रॉस बी। दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आइए तो स्टूडेंट रिलेशन को समझते हैं। व्हाट इज द रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is the relation from set A to set B। भाई आपने ए क्रॉस बी अभी अभी समझा था। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है। उसका कोई भी सबसेट होगा ना स्टूडेंट, वही रिलेशन होता है हमारा। कहां से कहां तक, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोट, आप इसके से नोटेशन ले सकते हो। आर एक हमने रिलेशन लिया जो कहां से कहां डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है। ये आपने जस्ट एक नोटेशन लिया। अब उसके बाद रिलेशन को समझने के लिए आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, ऑर्डर्ड पेयर समझा, इन दोनों का बहुत रोल रहेगा। तो रिलेशन आपने डेफिनेशन तो देख ली क्या होता है। तो जर्नली इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। रिलेशन को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं ना, वो आपस में लिंक्ड होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है। यानी एक्स का रिलेशन होता है वाई से। यानी ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट जाएंगे
कि उन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, रिलेशन होना चाहिए। चलो उसके बाद हम इसके करते हैं एग्जाम्पल। आइए स्टूडेंट रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, x कोमा वाई एलिमेंट का वो ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन ये एलिमेंट किसका, ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी का वो एलिमेंट कौन सा, एक्स वाई का, एक्स वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। आपका रिलेशन R1 में जाएगा अगर आपका x क्या हो, y का ब्रदर हो, यानी x और y आपस में लिंक्ड हैं, यानी x और y में आपस में रिलेशन है, किस चीज का, ब्रदर ऑफ का। ऐसे रिलेशन 2 देखना आप, इसमें a क्रॉस b के वो एलिमेंट जाते हैं, a क्रॉस b के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं, इसमें x की एज y की एज से क्या है, ग्रेटर देन, तो यहां पर किस चीज का रिलेशन हुआ, ग्रेटर देन का। और फर्स्ट पार्ट में किसका रिलेशन हुआ था, ब्रदर ऑफ का। तो यहां पे इस बात को अच्छे से समझ ले, एक्स वाई एलिमेंट का वो ऑर्डर्ड पेयर आर में जाता है, तो इस बात का ये मतलब है कि जो हमारा एक्स है वो रिलेटेड है किससे, वाई से। और यदि एक्स कोमा वाई हमारा आर में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि x डज नॉट रिलेटेड टू y। इसका ये मतलब है भाई x y से रिलेट नहीं हुआ है। x कोमा वाई आर में तभी जाएगा जब x y से रिलेट होगा। अरे x y से रिलेट होने का मतलब ये है कि उन दोनों में रिलेशन है, और x और y आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इस बात का ये मतलब है कि x y से रिलेट नहीं है, मतलब x y में कोई रिलेशन नहीं है। आइए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नोट करते हैं। पहला, मान लीजिए यहां पर R कोई रिलेशन है, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर R मेरा कोई रिलेशन है A टू B, वेयर जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज M और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज N, तो मुझे यहां पर अगर ये निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इट मीन्स हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट देखने हैं। और ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, दैट इज 2 एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए किसके इक्वल है यहाँ पर, एम के, और एन ऑफ बी किसके इक्वल है यहाँ पर, एन के। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन आएंगे स्टूडेंट वो आ जाएंगे आपके 2 इंटू एन। पॉइंट नंबर 2, अगर यहां पर वो ये पूछ लेता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन, अगर आपसे वो नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछ ले तो आपने कुछ नहीं करना, पहले तो यही लिखना है 2 इंटू एन और इसमें से 1 माइनस कर देना है। क्यों जी, क्योंकि हमारा एक ही रिलेशन होता है जो एम्प्टी रिलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट नोट नंबर 3 करते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब भाई रिलेशन कोई सेट ए टू सेट ए डिफाइन हो, तो इस बात का ये मतलब होता है कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। अगर कोई रिलेशन स्टूडेंट ए टू ए डिफाइन है तो हम ये कह सकते हैं भाई जो आर रिलेशन है ना वो सेट ए पे डिफाइन है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, उनके बीच में जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, आर है। तो जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंट सेट लेने हैं, ये दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं। उस केस में हम ये कहेंगे कि आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए।
आइए स्टूडेंट टाइप ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए। इस बात का मतलब आपको पता ही है कि आर अगर रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज एम्पटी। कोई भी रिलेशन आर सेट ए में एम्पटी कब होगा, जब ये बात होगी नो एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से समझना, और ये छोटी छोटी बातें देखो आपको चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगी। बेसिक चीजें अगर वीक रह जाती है तभी आगे चैप्टर के अंदर हमें मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए आप बेस को ध्यान से समझें, इसको इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर एक सेट दिया जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 है तो ये रिलेशन है हमारा। इसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट के वो डॉट पेयर जाते हैं, एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो हाफ आना चाहिए, और एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। मुझे आप एक बात बताओ, क्या एक्स में से वाई माइनस करके, एक्स और वाई कौन है, एक्स यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट है और वाई भी किसका एलिमेंट है, सेट बी का। मान लीजिए आपने एक्स ले लिया 2 और वाई ले लिया 3, इसका डिफरेंस निकाला आपने, कितना आया, -1। आप जब भी इसके दो एलिमेंट का डिफरेंस निकालोगे ना, कभी भी आप आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं हो रहा है, और रिलेट नहीं हो रहा है इसलिए रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी। आर इज एम्प्टी रिलेशन। आइए स्टूडेंट यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ते हैं। जज्बा बनाए रखिएगा, और देखिए आप बेसिक करोगे तो आगे आपका चैप्टर ये मजबूत होगा। बेसिक करना बहुत जरूरी है, इसको बोरिंग ना समझे। आर इन द सेट ए इज द यूनिवर्सल। आर कोई सेट ए में यूनिवर्सल कब होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। या आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा आप, सेट ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3। पहले मैंने 1 लिया, 1 1 से भी रिलेट हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। फिर 2 लिया, 2 1 से भी हो रहा है, 2 2 से भी हो रहा है, 2 3 से भी हो रहा है। फिर मैंने 3 एलिमेंट लिया, 3 1 से भी रिलेट हो रहा है, 3 2 से भी रिलेट हो रहा है, 3 3 से भी रिलेट हो रहा है। ईच एलिमेंट का मतलब है हम एक एक एलिमेंट लेंगे, और एवरी एलिमेंट का मतलब है सभी एलिमेंट के साथ रिलेट कराएंगे। तो देखो ना, 1 को सब के साथ रिलेट कराया, 2 को सब के साथ रिलेट करा दिया, और 3 को भी सब के साथ क्या करा दिया, रिलेट। आप मेरी बात को बार बार इसको समझने की कोशिश करना। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या है, एक्स रिलेटेड टू वाई। और यदि हमारा एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि एक्स हमारा वाई से रिलेट नहीं हो रहा है। 1 1 से तभी रिलेट हो रहा है तो तभी ये आर के अंदर है, 1 2 से रिलेट हो रहा है तो तभी ये आर के अंदर है, 1 3 से रिलेट हो रहा है तो तभी ये आर के अंदर है, 2 1 से 2 2 से, ये आपस में क्या लिंक्ड हैं, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, तभी ये किसके अंदर है, आर में है। और तभी हमने आर को क्या बोला यहाँ पर, यूनिवर्सल रिलेशन। आइए स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं, और सुनिए यहाँ से 5 नंबर का सम आता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ध्यान से समझते चलना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आर इज अ रिलेशन इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी अगर आर रिलेशन है सेट ए में तो वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ, ध्यान से समझना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। नहीं, अभी नहीं समझ में आया होगा। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, ए रिलेटेड टू ए। अरे ए से ही रिलेट होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए। आई थिंक आपको अभी भी लगता है मुझे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आप एक एग्जांपल लीजिएगा।
एक सेट ए लिया, उसके अंदर 3 एलिमेंट है और यहां पर एक रिलेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं 1,1 2,2 और 3,3। देखिए क्या आपका ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करते हैं जी। जैसे आपने एक एलिमेंट लिया सेट ए, आपको ये बात ध्यान से समझनी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब क्या है। आपने सेट ए का एक एलिमेंट लिया 1, तो 1 1 से कब रिलेट होगा, 1 1 से तब रिलेट होगा स्टूडेंट 1,1 जब आर में होगा। 1 1 से रिलेट हो रहा है तो इसी बात का मतलब है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर। ओके जी। फिर आपने 2 लिया, क्या 2 सेट ए में है, बिल्कुल है जी। 2 2 से रिलेट हो जाए तो इस बात का ये मतलब है कि 2,2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आपका 3 सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 3 जब 3 से रिलेट होगा तो तभी 3,3 किस में बिलोंग करेगा, आपका आर में। ए स्टूडेंट देखिए सेट ए में 3 ही एलिमेंट थे, यहां पर मैंने तीनों एलिमेंट लेके दिखाए और वो खुद से ही क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई रिफ्लेक्सिव तो होता है, ये तो आपने बता दिया, रिफ्लेक्सिव होगा कब नहीं, होगा तब नहीं। मैं आपको यहां पर बताता हूं, आपका कोई भी रिलेशन जैसे कि ये आर है और ये सेट ए पे डिफाइन है, तो ये आर हमारा रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा वो मैं आपको एक बता रहा हूं। इफ 4 बिलोंग्स टू सेट ए, आपने लिया कि भाई यहां पर एक एलिमेंट और ले लेता हूं मैं सेट ए में, इसको बताने के लिए लिया है, 4 एलिमेंट ले लिया। ये सेट ए में तो है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आपको 4,4 आर में कहीं दिख रहा है, ये रहा देखो आर 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 4,4 कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। तो 4,4 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 4, 4 is not related to 4, that is R is not reflexive। तो हमारा कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब नहीं होगा जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट मिल जाए और वो खुद से रिलेट ना हो। जैसे 4 मिला, 4 ए में तो है लेकिन 4 4 से रिलेट नहीं हो रहा भाई, इसलिए आर यहां पर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज अ रिलेशन, R is a relation in set A is symmetric। आपका जो रिलेशन है वो सेट ए में सिमेट्रिक होगा कब, ध्यान से सुनना। इफ A, B belongs to R, this is implies B, A belongs to R for all A, B belongs to set A। ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहां पर फॉर ऑल 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका ये मतलब है सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट लोगे आप, ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। अरे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब समझाया तो था, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए बी से रिलेट हो रहा है। अगर ए बी से रिलेट हो रहा है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए और ऐसा सेट ए के हर एक ए बी के साथ होना चाहिए, तभी जाके आपका कोई रिलेशन सिमेट्रिक बनता है। आई थिंक आपको ये भी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सेट ए में एलिमेंट लिया 1 2 3, आपने इसमें एलिमेंट लिया 1 1 2 2 3 3 और एक ले लेते हैं 1 2, एक ले लेते हैं 2 3 और जी 2 1 लिया, उसके बाद आपने 3 2 लिया। ये आपका रिलेशन है, ये आपका सेट है। चेक करते हैं कि क्या आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये आर आपने 2 एलिमेंट लिए, कौन कौन से जी, 1,2, क्या ये दोनों एलिमेंट सेट ए में है, पहले तो चेक करो, यस है जी।
अगर ये दोनों एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करते हैं तो तब क्या होगा, यहाँ पर 1,2 अगर आर में है तो इसके लिए 2,1 भी आर में होना चाहिए। ठीक है जी। और यदि मैं ऐसा ले लेता हूं कि 2,3 क्या सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। ये देखो, ये 2 रहा, ये 3 रहा। अगर 2,3 ए में है तो फिर इसके लिए 2,3 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3,2 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर भी आपका आर में होना चाहिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, 2,3 आर में बिलोंग का क्या मतलब है, 2 3 से रिलेट हो रहा है तो 3 भी 2 से रिलेट होना चाहिए, तभी जाके आपका कोई भी रिलेशन क्या बनता है, सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। 1,2 आर में है तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,3 अगर आर में है तो 3,2 भी होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे भाई आप इक्वल एलिमेंट का एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे हो। चलो एक इक्वल एलिमेंट का एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, इसमें तो स्टूडेंट ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। अगर आप इसका उल्टा भी करोगे 1,1 तो यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, एलिमेंट इक्वल है। अगर ए बी से रिलेट हो रहा है तो बी बी ए से रिलेट हो रहा है। आप ऐसे ऐसे एलिमेंट भी ले सकते हो। तो आई थिंक आपको सिमेट्रिक रिलेशन एग्जांपल से भी और डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट ट्रांजिटिव पढ़ते हैं। आर इन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ, कोई भी रिलेशन आर सेट ए में ट्रांजिटिव कब होगा, उसमें 3 बातें होनी चाहिए। क्या क्या जी, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर and B, C belongs to R implies A, C belongs to R. For all A, B, C, A, B, C belongs to set A. ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं, A, B और C। इन 3 एलिमेंट के लिए अगर A, B R में है और B, C भी R में है तो आपने ये बताना होता है कि ए कोमा सी भी आर में है क्या। या फिर आप समझ सकते इस डेफिनेशन को ऐसे कि अगर ए बी से रिलेट हो रहा है और मेरे भाई बी सी से रिलेट हो रहा है तो तब आपने ये बात प्रूव करनी है कि ए सी से रिलेट हो, और ऐसा आपने ए बी सी 3 एलिमेंट होने चाहिए आपके सेट ए के, अगर आपने ट्रांजिटिव दिखाना है तो। ओके जी, ये भी बात ऐसे समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं जी, इसको भी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। सेट ए आपका ये है, रिलेशन ले लेते हैं 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 और 3,1 3,2 3,3। ये जो रिलेशन है आपका आर, अब इसमें हम ट्रांजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां से मैंने 2 डॉट पेयर लिए, एक तो ले लिया यहां पर 1,2, देखना क्या ये आर में है, हाँ ये राजी 1,2, और एक ले लिया हमने 2,3 2,1 2,2 2,3 रह गया था भाई, वो मैं यहां लिख देता हूं। 2,3 भी आपका आर में है, 1,2 आर में है और 2,3 भी आर में है। आप इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, ये बी है और ये सी है। स्टूडेंट ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। आप तभी ट्रांजिटिव चेक कर पाओगे कि इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। 1,2 अगर आर में है और 2,3 भी आर में है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये जो इक्वल वाले एलिमेंट है ना 2 और 2, इनको हटा दो, क्या बच गया 1 और 3। तो चेक करो क्या आपके रिलेशन में 1,3 भी है कहीं, ये रहा जी।
तो आपने 3 एलिमेंट लिए थे 1 2 3, उसके लिए 1 2 और 2 3 तो ऑलरेडी रिलेशन में है, और उसके लिए आपने 1 3 और चेक करना है। अगर आपका 1 3 भी आर में मिल जाता है तो आपका रिलेशन स्टूडेंट क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। इसके लिए मैं आपको एक इक्वल वाले एलिमेंट का एग्जांपल भी देना चाहूंगा। जैसे आपने 2,2 ले लिया, 2,2 आर में है, यस है। क्या इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2,2 तो रिलेशन में है ऑलरेडी। आपने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये आपका बी है और ये आपका सी है। पहले तो ये चेक कर लो, इसका तो सेकंड और इसका फर्स्ट, क्या दोनों एलिमेंट ये सेम है? बिल्कुल है जी, कैसी बात कर रहे हो। ए कोमा बी आर में और बी कोमा सी बी आर में है, और ये भी चेक कर लिया, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो ये जो सेम वाला होता है ना, बी वाला पार्ट, ये हटा दो, ए कोमा सी क्या बनेगा, ए कोमा सी यही तो बनेगा दोबारा 2,2, और ये तो आर में है ये ऑलरेडी। तो आप इक्वल एलिमेंट पे भी चेक कर सकते हो। तो इट मींस आपको ट्रांजिटिव के डेफिनेशन बाय एग्जांपल और थ्योरेटिकल ओवरऑल समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट इक्विवेलेंट से रिलेशन पढ़ते हैं। आर एक रिलेशन है सेट ए में, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब कहेंगे, जब आपका आर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जी। आपका तीनों होना चाहिए, तभी जाके आपका कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो यहां पर जो है सेट ए लिया हमने 1 2 3, एग्जांपल के साथ समझते हैं इस बात को। एक रिलेशन आर लिया, रिलेशन में एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। आपने एक रिलेशन लिया आर और एक सेट लिया ए, और आप इसको चेक करोगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। भाई रिफ्लेक्सिव कब बताया था मैंने, आपका सेट ए में एलिमेंट 1 है तो 1 1 आर में होना चाहिए। अगर सेट ए में 2 है तो 2 2 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर 3 आपका सेट ए में बिलोंग करता है तो 3,3 किस में होना चाहिए। आइए स्टूडेंट सेट ए है और आर है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करते हैं। अगर 1 सेट ए में है तो 1 1 आर में होना चाहिए। 2 अगर सेट ए में है तो 2,2 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर 3 सेट ए में है तो 3,3 किस में होना चाहिए, आर में। तो आपने चेक कर लिया सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहा है। दूसरा सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक कैसे करते हैं, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, और उसके बाद 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। बाकी 1,1 है तो 1,1 तो इक्वल वाले एलिमेंट तो होंगे, ये तो आपको मैंने पहले बताया था। उसके बाद आपने चेक करना है कैसे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हो आप, अगर 1,2 आर में है और 2,3 अगर आर में है तो ये बताया था इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेम वाला एलिमेंट काट के 1,3, आपने 1,3 और चेक करना है कि क्या वो आर में है, दिख रहा कहीं, यस दिख रहा है, ये रहा देखो 1,3। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है स्टूडेंट, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांजिटिव है। जब तीनों हो जाता है तो आपका रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए तो स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास को ना एक एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 1 2 3 4 5 एक सेट में एलिमेंट लिए, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया आर। इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 1,2 2,1 4,5 एंड 5,4। एक सेट डिफाइन कर लिया हमने और एक रिलेशन डिफाइन कर लिया। देखो 1 इसमें है, 1 1 इसमें है, 2 इसमें, 2 2 इसमें, 3 इसमें, 3 3 इसमें, 4 इसमें, 4 4 इसमें, 5 इसमें, 5 5 इसमें है। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है तो 2 1 है, 4 5 है तो 5 4 है,
तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। 1 2 और 2 1 ले तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट इक्वल है, तो 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है। यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों है तो ये रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है, यहां पर अगर कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सेट ए पे है। हम कोई एलिमेंट लेंगे सेट ए का, और इस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या होगी, उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि भाई y के वो सभी एलिमेंट, सॉरी सेट ए के वो सभी एलिमेंट y जो कि x कोमा y आर में बिलोंग कर जाए, दैट इज सेट ए के वो एलिमेंट y जो x रिलेट हो जाए किससे, y से। यानी वो सारे एलिमेंट हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो एग्जांपल के साथ देखिएगा, अब यहाँ पर 1 हम पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, देखो 1 1 से रिलेट हो रहा है रिलेशन में, और 1 2 से भी रिलेट हो रहा है। तो यहाँ 1 रिलेट हो रहा है 1 से और 1 रिलेट हो रहा है 2 से। तो 1 से रिलेट होने वाले एलिमेंट एक तो 1 है, एक 1 से रिलेट होने वाला एलिमेंट 2 है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में लिखा जाएगा 1 2। ऐसे अगर आपको 5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है तो हम ये देखेंगे 5 एक तो 5 से रिलेट हो रहा है, 5 और एक 5 4 से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब 5 रिलेटेड टू 5 और 5 रिलेटेड टू 4। 5 5 से रिलेट हो रहा है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 5 लिखेंगे, और 5 4 से रिलेट हो रहा है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 4 लिखेंगे। यदि आपको सेट के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो तो ऐसे निकालेंगे। थैंक यू।